नासा के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं। 29 जुलाई 1958 में एस्टैब्लिश होने के बाद इसने कई अंतरिक्ष अनुसंधान और मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। क्या आप नासा के ऐसे कुछ मिशन के बारे में जानते हैं जो पूरी तरह से फेल हुए थे? इस वीडियो में हम आपको नासा के 10 असफल मिशन दिखाने जा रहे हैं और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सभी मिशन की कीमत अरबों डॉलर में है। नासा का इरादा ओसियो को एक परिक्रमा मंच प्रदान करने का था, जहां से वैज्ञानिक यह देख सकेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कैसे स्थानांतरित हो रहा था। ग्लोबल वार्मिंग पर एक अंतरिक्ष डाउन नजर के रूप में प्रचारित ओसियो को शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन का पता लगाने में मदद करनी थी। अफसोस की बात है कि ओसियो इसे कभी भी कक्षा में स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि प्रक्षेपण के दौरान उपग्रह वाला मामला रॉकेट से अलग होने में विफल रहा। 24 फरवरी 2009 को उड़ान भरने के 17 मिनट बाद पूरी असेंबली समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें तकरीबन $280 मिलियन लगे थे। हर बार उपग्रह को रखरखाव की आवश्यकता होने पर शटल लॉन्च करने के खर्च और जोखिम से नासा परेशान हो गया था। DART एक रोबोटिक उपग्रह बनाया गया था जो अन्य उपग्रहों के साथ डॉक कर सके। DART को मौजूदा संचार उपग्रह की ओर स्वायत्त रूप से नेविगेट करना और फिर उसके साथ मिलना था। इसकी कीमत तकरीबन $110 मिलियन थी। DART को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर ने 2 उपग्रहों के बीच की दूरी का गलत अनुमान लगाया, जिसके कारण DART सीधे दूसरे उपग्रह से टकरा गया। इसके बाद DART ने अपना सारा ईंधन खर्च कर लिया और अंततः 15 अप्रैल 2015 को समुद्र में गिर गया। वास्तव में एक अंतरिक्ष जांच नहीं, हेलियोस ऊपरी वायुमंडल में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए उच्च ऊंचाई सौर ऊर्जा संचालित वायुमंडलीय अनुसंधान प्लेटफार्मों की श्रृंखला में अंतिम था, जबकि श्रृंखला के पिछले विमान कई उड़ान रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रहे। हेलियोस इसे हैक नहीं कर सका। 13 अगस्त 2001 को उड़ान भरने के लगभग 30 मिनट बाद $260 मिलियन का हेलियोस किसी शक्तिशाली पवन कतरनी से टकराया और प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतरिक्ष दूरबीनों की श्रृंखला में पहली बार हबल खगोलविदों को वायुमंडलीय हस्तक्षेप के बिना सितारों को देखने में सुविधा प्रदान करेगा। अंततः सुदूर ब्रह्मांड की अब तक निर्मित सबसे विस्तृत छवियां प्रदान करेगा। ये $400 मिलियन का प्रोजेक्ट था। दूरबीन को डिजाइन करने वाले नर्ड्स की तरह हबल को भी दृष्टि संबंधी समस्या थी। मूल कैमरा लेंस को पिसते समय इंजीनियर शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में ले जाने पर लेंस के आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन की भरपाई करने में विफल रहे। एक बार सुधारात्मक लेंस जुड़ने के बाद हबल ब्रह्मांड में गहराई से देखने में सक्षम हो गया। सूर्य के टुकड़ों को पकड़ने के लिए जेनेसिस का डिजाइन किया गया। जेनेसिस ने सोने, हीरे और नीलमणि की विशेष रूप से डिजाइन की गई चादरों में सौर हवाओं को इकट्ठा करने के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरी। सूर्य के वास्तविक टुकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को सौर मंडल की मूल संरचना के बारे में जानने की आशा थी। सूरज के एक टुकड़े को पकड़ना समस्या नहीं थी, बल्कि उसे वापस लाना समस्या साबित हुई। उपग्रह इतना नाजुक था कि आसानी से उतरना संभव नहीं था। इसलिए नासा ने एक हेलीकॉप्टर के साथ पैराशूट को जोड़कर कैप्सूल को हवा में पकड़ने की योजना बनाई। सिवाय इसके कि पैराशूट कभी तैनात नहीं हुआ और उपग्रह यूटा रेगिस्तान में गिर गया। सौभाग्य से उन वेफर्स को मजबूत बनाया गया था और वैज्ञानिक परीक्षण के लिए कुछ नमूने पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहे।
ये मिशन तकरीबन $264 मिलियन की थी। वर्गीकृत निगरानी उपग्रहों की एक श्रृंखला SBIRS को बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों पर नजर रखने के लिए वायुसेना की आवश्यकता को पूर्ण करना था। उच्च और निम्न कक्षा के उपग्रहों से युक्त SBIRS को लॉन्च किया गया। परियोजना के लिए $10.4 अरब की खर्चा किया गया था। पहले SBIRS उपग्रहों में से एक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के केवल 7 सेकंड बाद बंद हो गया, लेकिन नासा को ये अंदाजा नहीं था कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उपग्रह का सुरक्षा तंत्र खराब हो गया, जिससे उपग्रह को सुरक्षित मोड में डाल दिया गया और इसे वायुसेना के तत्कालीन उप अवर सचिव ने बेकार बर्फ का टुकड़ा कहा। मंगल पोलर लैंडर लाल ग्रह मंगल का अध्ययन करने के लिए 1998 के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा था। कार्यक्रम में एक सॉइल प्रोब, एक लैंडर और एक उपग्रह शामिल था। लैंडर के रूप में MPL को मंगल की जलवायु और सतह का अध्ययन करना था। ये $165 मिलियन का मिशन था। वास्तव में कोई नहीं जानता कि MPL का क्या हुआ। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया, लेकिन नासा के साथ MPL का सारा संपर्क टूट गया। दोषपूर्ण ट्रांसमीटर से लेकर पूर्ण दुर्घटना या मार्विन के हस्तक्षेप तक कुछ भी विफलता का कारण हो सकता है। नासा को अभी भी उम्मीद है कि एक दिन वह MPL ढूंढ लेगा और पता लगाएगा कि क्या गलत हुआ था। मार्स पोलर लैंडर के समान अंतरिक्ष यान पर डीप स्पेस 2 को मंगल ग्रह पर भेजा गया था। डीप स्पेस 2 एक पेनेट्रेटर था, जिसे मंगल ग्रह की मिट्टी में घुसने तथा पानी और रासायनिक संरचना पर डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये मिशन $28 मिलियन की थी। 3 दिसंबर 1999 तक इसे मंगल पर लैंड करना था। MPL की तरह डीप स्पेस 2 का भाग्य भी एक रहस्य बना हुआ है। दोनों जांचों को 1990 के दशक में नासा पर हावी रहे तेज, बेहतर, सस्ते रूब्रिक के तहत बनाया गया था। अंततः विफलता के रूप में आंका गया। लोकाचार ने नासा को बड़ी परियोजनाओं की छोटी संख्या के बजाय अधिक संख्या में कम खर्चीली परियोजनाएं तैयार करने का काम सौंपा, जो एजेंसी के अधिकांश इतिहास पर हावी थी। जबकि नासा ने ऐसी जांचें बनाई जो काफी सस्ती थी, उनमें से कई आशा के अनुरूप तेज या बेहतर नहीं थी। उन्नीस सौ 1998 में नासा ने MCO को मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने और 2 सतह जांचों से रेडियो संकेतों को रिले करने के दोहरे कार्य को पूरा करने का इरादा किया था। ये मिशन $125 मिलियन की थी। सर्वकालिक महान इंजीनियरिंग गलतियों में से एक में नासा के उप ठेकेदार लॉकहीड मार्टिन ने थ्रस्टर सॉफ्टवेयर बनाया, जो इंपीरियल यूनिट्स का उपयोग करता था, लेकिन नासा द्वारा मैट्रिक यूनिट्स का उपयोग हो रहा था। नासा को यह पता नहीं था, उसने कभी भी पाउंड को न्यूटन में परिवर्तित नहीं किया और अंततः जांच गलत कोण पर वायुमंडल से टकराई और जल गई। NOAA 19 मौसम उपग्रहों की श्रृंखला में अंतिम था, जो वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी, ज्वालामुखी विस्फोटों का अनुसरण और जलवायु अनुसंधान का करता था। इसके कुछ उपग्रह जो रनवे पर विस्फोटित हो गए थे, वे अंतरिक्ष में खो गए। कैलिफोर्निया में लॉकहीड मार्टिन फैसिलिटी में अंतिम सर्विसिंग के दौरान इंजीनियर यह जांचने में विफल रहे कि क्या उपग्रह को ले जाने से पहले नीचे से बोल्ट किया गया था, लेकिन तब तक गलती से कई मिलियन डॉलर के ये उपकरण पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक दिलचस्प वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।